नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24 मध्य प्रदेश से जुड़े हमारे खास बुलेटिन मेरा मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की। तो मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई है। तो वहीं कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताया है। कोरोना से डेथ रेट में मुंबई से भी आगे निकल चुका है इंदौर। वहीं मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो अब तक की बड़ी खबरें हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कुछ दूसरी खबरों की। तो राज्यसभा चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एक बार फिर से कवायद शुरू होगी। कहा जा रहा है कि 1-2 दिन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत के बीच 25 से 26 नामों को अंतिम रूप देने पर बात होनी है। इससे पहले प्रदेश संगठन दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री भी इसी सिलसिले में 2-3 दिन बाद दिल्ली जा सकते हैं। कैबिनेट विस्तार की खबरों के बीच सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के बागी पूर्व विधायकों को सबसे ज्यादा इंतजार है। इधर इसी सिलसिले में एंदल सिंह कंसाना के घर आज बैठक हुई है। इस बैठक में बिसाहू लाल सिंह, एंदल सिंह कंसाना, रणवीर जाटव और कमलेश जाटव भी मौजूद रहे। बैठक के बाद पूर्व मंत्री और सीनियर नेता बिसाहू लाल सिंह ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी की सरकार बनवाई है, अब कैबिनेट में जगह देने के लिए बीजेपी को ही तय करना है। बिसाहू लाल सिंह से खास बातचीत की IBC 24 संवाददाता सुधीर ने। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के बाद अब सभी को मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार है और लिहाजा वो चेहरे जिनकी दम पर सरकार बनी है उनका क्या सोचना है मंत्रिमंडल को लेकर, क्योंकि विलंब काफी ज्यादा हो चुका है। हमारे साथ कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए सीनियर लीडर बिसाहू लाल सिंह हैं। सर, राज्यसभा चुनाव भी माना जा रहा था कि शायद उसके बाद में होगा, हालांकि अब ये उम्मीद लगाई जा रही है कि शायद जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार हो, पर लेकिन जिस तरीके से चुनाव रहा पूरा राज्यसभा का और उसके बाद में अब क्या लग रहा है आपको? और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हम लोग बन गए हैं। अब निर्णय तो भारतीय जनता पार्टी को लेना है, उनके हाईकमान को लेना है, माननीय शिवराज सिंह जी को लेना है, उनके प्रदेश अध्यक्ष को लेना है कि हम लोगों के लिए क्या करते हैं। नहीं, पर लेकिन सरकार आप लोगों की वजह से बनी है और जो लोग बैठे हैं यहाँ पर सरकार जिनकी वजह से बनी है, कम से कम सबसे बड़ी भूमिका और आपकी लगा होगा जो अपेक्षा कांग्रेस के समय हुई सरकार रहते हुए इतनी सीनियरिटी के बावजूद आपको मौका नहीं मिला, तो ये भरोसा तो कम से कम होगा ना कि अब जब जल्द होना चाहिए कोई भी अगर मंत्रिमंडल को। ये बात तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को सोचना चाहिए और हो सकता है सोचते भी हों कि हम लोगों की बदौलत सरकार बनी है, तो अगर ऐसा सोचेंगे तो हो सकता है कुछ हमारे संबंध में अच्छा निर्णय लेंगे। उपचुनाव में जाना है, बार बार कमलनाथ जी भरोसा दिला रहे हैं कि 24 में से 22-23 सीटें जीतेंगे कम से कम। ये कार्यकर्ताओं की बैठक हो, विधायकों की बैठक हो, ये बार बार उनका विश्वास है। ये सब लोग ऐसे हवाई बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी 22-23 क्या सीट वो जीतेगी, ऐसी कोई वो नहीं है। अब चुनाव तो आ ही रहा है, चुनाव में देखेंगे कौन कितना सीट जीतता। बहुत बहुत धन्यवाद बिसाहू लाल सिंह जी। निश्चित तौर पर चुनाव में पता लगेगा कितनी सीट जीती है। वहीं पर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर उनका कहना है कि उन्होंने सरकार बनाने का काम किया है, लिहाजा अब जो फैसला लेना है वो बीजेपी के नेताओं को लेना है। कैमरामैन वीरेंद्र नागर के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे भोपाल का, बात करेंगे हमारे सहयोगी सुधीर से। सुधीर, मध्य प्रदेश में एक बार फिर से मंत्रिमंडल विस्तार की कवायद काफी तेज हो गई है। वही दावेदारी भी, जितने भी दावेदारी ठोक रहे हैं अपनी, उनकी बेसब्री का इंतहा ही कहिए कि अभी पूर्व विधायक जो रहे हैं उनकी भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा सही कहा। निश्चित तौर पर जिस महत्वाकांक्षा के साथ में तख्ता पलट किया गया था और सरकार बीजेपी की बनवाई गई थी, कम से कम सरकार बने 3 महीना हो गया, पर लेकिन वो दावेदार जो मंत्री पद की चाहत में कम से कम विधायकी छोड़कर बैठे हुए हैं, उनका इंतजार काफ़ी लंबा होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि अब इंतजार खत्म होगा, इस बात की सौगात बिल्कुल काफ़ी तेजी से है, क्योंकि यह माना जा रहा है कि 1 हफ्ते के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि 20 जुलाई से जो है मध्य प्रदेश में मानसून सत्र शुरू होना है। लिहाजा उससे पहले विभागों का बंटवारा, मंत्रिमंडल का गठन
ये विस्तार, ये तमाम एक्सरसाइज पूरी होनी है। लिहाजा ये माना जा रहा है कि जल्दी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय नेतृत्व से जो लिस्ट है उस पर हरी झंडी लेने के बाद में प्रदेश के अंदर हो सकता है कि 6-7 दिन के अंदर, एक हफ्ते के अंदर जो है मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाए। चूंकि राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब है, लिहाजा ये माना जा रहा है कि अगर वो जल्द स्वस्थ नहीं होते हैं तो किसी और व्यक्ति को प्रभारी राज्यपाल के तौर पर, या तो पड़ोस के राज्य के किसी राज्यपाल को प्रभार दिया जाए, या मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनको प्रभारी राज्यपाल बनाया जाए और उसके बाद में जो मंत्री पद की जो शपथ है विस्तार को लेकर वो दिलवाई जाए। पर लेकिन इस दौरान ये बैठक, जो पूर्व विधायक हैं जिनकी बदौलत सरकार बनी थी, इस्तीफा देने के बाद में उनका इस तरीके से मिलना, ये अपने आप में एक बड़ा सुखबगाट है। क्योंकि इस मुलाकात के दौरान 4 में से 3 ऐसे चेहरे थे जिनका मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। खासकर अगर बात करें ईदल सिंह कंसाना या बिसाहू लाल सिंह, ये दोनों मंत्री बनेंगे, ये बात सबको मालूम है। पर लेकिन कब बनेंगे और कितना क्या विभाग उनको मिलेगा, ये पूरे सस्पेंस की बात है। बिसाहू लाल सिंह से जब हमने बात की तो उनका कहना था इस बारे में बीजेपी के नेतृत्व को चिंता करनी है कि जब उनकी बदौलत सरकार बनी है, लिहाजा उनके बारे में कोई अच्छा फैसला लिया जाएगा, इस बात की उम्मीद उन्होंने जाहिर की है। और ऐसे में जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस उम्मीद के बाद में अब सुगवाट इस बात को लेकर है कि मंत्रिमंडल के गठन में किस किस को तवज्जो दी जाएगी। और ऐसे में इन 4 विधायकों की बैठक को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है और यह माना जा रहा है कि हो सकता है कि अपनी ओर से कोई रणनीति के तहत ये पूरी बैठक की गई हो। और अब जब मंत्रिमंडल के विस्तार की खबरें एक बार फिर से तेज हैं, तो ऐसे में जो दावेदार है उनकी सक्रियता भी बिल्कुल साफ नजर आती है। आकांक्षा, बिल्कुल सुधीर, लगातार ये खबरें आई है, पहले भी आई है कि अब कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। देखने वाली बात होगी इस बार दिल्ली से हरी झंडी मिलती है या नहीं मिलती है। शुक्रिया अपनी जानकारी के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी के खिलाफ ऐसा अभियान चला रही है जिसकी जड़ें सिर्फ असत्य से निकली हुई है। शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी और उनके नेता राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ एक सोचा समझा सा अभियान चला रहे हैं। साथ ही उन्होंने लिखा कि राहुल जी, राजनीति को थोड़े समय का अल्प विराम दीजिए। आज देश को हर एक नागरिक की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि आपसे सच्चाई की उम्मीद करना सूर्य ग्रहण के समय पर सूरज को चांद के पीछे छिपने से रोकना जैसा कठिन है, लेकिन मैं कोशिश तो कर ही सकता हूं। राहुल गांधी सरेंडर के विषय में बात ना ही करे तो अच्छा है। जो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करते हुए कांग्रेस पर वार किया है, वो ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। नरसिंहपुर के गाडरवारा पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने सत्ता में आते ही मंदिर के कपाट बाद में खोले, लेकिन मदिरालय के पहले खोल दिए गए, जिससे उनकी मंशा साफ जाहिर होती है। दिग्गी ने आरोप लगाया कि शिवराज अवैध खनन के मास्टर, जन्मदाता और संरक्षक भी हैं। कार्यकाल किसी का भी रहे, लेकिन उनका अवैध खनन कभी बंद नहीं होता। उन्होंने कहा कि बीते दिनों नरसिंहपुर के मीडिया कर्मियों के साथ ही रेत खनन माफिया ने मारपीट की है। यही बीजेपी के नेताओं का चरित्र है जिसे शिवराज का संरक्षण हासिल है। दिग्गी ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि शिवराज के गांव जैत में 200 से ज्यादा डंपर हैं जो सिर्फ अवैध खनन में लगे रहते हैं। उन्होंने उपचुनाव में सभी 24 सीटें जीतने का दावा किया है। शिवराज सिंह जी तो इसके मास्टर हैं, अवैध रेत उत्खनन के वे जन्मदाता हैं और वही उसके संरक्षक भी हैं, क्योंकि जैत उनका जो छोटा सा गांव है वहां के 200-250 डंपर हैं, एक ही काम करते हैं। और अब बात करेंगे इंदौर की कोरोना अपडेट की। देश के एक बड़े हॉटस्पॉट शहर इंदौर में कोरोना से मौत का आंकड़ा 201 तक जा पहुंचा है। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो बुलेटिन जारी किया गया है उसके हिसाब से रविवार रात को 4 और मौत की पुष्टि कर दी गई है। इंदौर जिले में 44 नए कोरोना पॉजिटिव भी मिले हैं। चिंता बढ़ने की बात यह है कि अब इंदौर ने देश और मुंबई के औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। इंदौर में 200वीं मौत का आंकड़ा महज 4,373 पॉजिटिव केस में ही पहुंच गया है। शहर में कोरोना से पहली 100वीं मौत 53 दिन में हुई थी, लेकिन 200वीं मौत को 36 दिन लगे हैं। हालांकि मरने वालों में ज्यादातर संख्या 60 साल से अधिक उम्र वालों की है। सीएमएचओ डॉक्टर एमपी शर्मा के अनुसार इंदौर जिले का रिकवरी रेट 74% हो गया है, जबकि जिले का डेथ रेट करीब 4.5% के आसपास है।
सांसद शंकर लालवानी का कहना है कि शहर में मौत का ग्राफ भले ही बड़ा हो, लेकिन अब बड़े पैमाने पर लोगों की सैंपलिंग और सर्वे भी कराया जा रहा है। कल 4 डेथ रिपोर्ट की गई है। अभी तक टोटल 201 डेथ्स हो चुकी हैं, जो 4.5% है। सबसे अच्छा इंदौर के लिए रिकवरी रेट का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। यहाँ पर अभी तक 3235 पेशेंट डिस्चार्ज होकर जा चुके हैं, जो करीब 74% आता है। जो हम पहले 300-400 सैंपल लेते थे, अब 2000 तक सैंपल ले रहे हैं। तो हमारा तो मानना है सैंपल ज़्यादा लेंगे, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट करेंगे। भले वो संख्या थोड़ी बढ़ के भी हमको चिंता नहीं है। हमको चिंता उस बात की है कि हमने सैंपल लिया और कोई पॉजिटिव बिना सैंपल का शहर में घूम नहीं रहा हो, तो हम उस बात को चिंता कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बाद अब इस महामारी से बढ़ रही मौतों ने सरकार की नींद उड़ा दी है। हैरानी यह है कि कोरोना से इतनी जान जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग ये जान ही नहीं पा रहा है कि मरीजों की सैंपलिंग और स्क्रीनिंग में लापरवाही बरती जा रही थी। अब जाकर के इसका खुलासा हुआ है। खुद स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव फैज अहमद किदवई ने सभी जिलों के कलेक्टर और सीएमएचओ को निर्देश जारी किए हैं और किस स्तर पर लापरवाही बरती जा रही है ये भी बताया है। इस निर्देश में साफ कहा गया है कि कोरोना मरीजों की पहचान, इलाज और रेफरल में देरी हो रही है और इसके कारण कई मरीजों की मौत हुई है, जिसे सुधारा जाना चाहिए। आपको बता दें, प्रदेश में सबसे ज्यादा मौत इंदौर में हुई है। इंदौर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 200 के पार हो गया है। वहीं भोपाल में अब तक कुल 88 कोरोना संक्रमित दम तोड़ चुके हैं। प्रदेश में अब तक 500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। इंदौर में जहां कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, वहीं अब बरसात में डेंगू, मलेरिया, पीलिया, टाइफाइड और वायरल बुखार जैसे रोगों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में लोगों को अब डबल अटैक झेलना पड़ सकता है। 3 दिन के सर्वे में करीब 800 लोगों में सर्दी, खांसी, बुखार के लक्षण मिले। माना जा रहा है कि आने वाले समय में कोरोना संक्रमण और भी बढ़ेगा। दरअसल अप्रैल में हुए सर्वे में 30 लाख की आबादी में 7000 सर्दी, खांसी के केस मिले थे। इस बार के सर्वे में 12 बीमारियों की जानकारी ली जा रही है। सीएमएचओ एमपी शर्मा का कहना है कि कोरोना के साथ अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ गया है। सर्वे के माध्यम से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल लोगों को अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना जरूरी है। निश्चित रूप से जल जनित बीमारियां बरसात ऋतु में बढ़ती हैं और उसी के लिए यहाँ पर आईडीएसपी में एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से इस पर निगरानी रखा हुआ है। सुदृढ़ नीति से और एक सिस्टमिक वे में कार्य करने से इन चीज़ों को हम निश्चित रूप से अपने नियंत्रण में रख सकेंगे। धान और गेहूं खरीदी का भुगतान नहीं होने से गुस्साए किसानों ने आज जबलपुर में डीएमओ ऑफिस का घेराव कर दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे किसानों ने जमकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। किसानों का कहना है कि बीते साल उन्होंने धान बेची थी, लेकिन अभी तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे करीब 1500 किसान हैं जिन्हें अभी तक धान का पैसा ही नहीं मिला है। इस साल गेहूं बेचने वाले हजारों किसान अभी तक भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें, पिछले साल जबलपुर में समितियों ने धान खरीदी में बड़ा फर्जीवाड़ा किया था। हजारों मीट्रिक टन घटिया धान की खरीदी कर ली गई थी। किसानों के भुगतान भी हो गए थे, लेकिन धान रिजेक्ट होने पर किसानों का खाता ही सील कर दिया गया था। फिलहाल जिला प्रशासन के अधिकारियों ने किसानों की मांगों को जायज ठहराया है और जल्द से जल्द भुगतान करवाने की बात कही है। हम लोग इतने त्रस्त हैं, 1 साल से पैसा जिस किसान का नहीं आया, उसी किसान का गेहूं का पैसा भी रोक दिया गया और लाख मतलब जो खाता होता है उसको सीज कर दिया, लाख कर दिया गया। अगर उसके खाते में पैसे खुद के किसान के भी हैं, वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं। मध्य प्रदेश विपणन बोर्ड ने खाते को जो हमारे होल्ड किया है, किन परिस्थितियों में किया है, आप उस राशि को रोक सकते हैं अगर कोई परिस्थिति बस अगर मान लो कोई रिजेक्शन की भी बात की आपने, लेकिन आप हमारे खाते पर ही पूरा रोक लगा देंगे, ये किस एक्ट में, किस प्रोविजन में लिखा है? मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की बसें शुरू करने की 1 हफ्ते पहले परमिशन दे दी गई थी, लेकिन संचालक इसके लिए तैयार नहीं है। उनके तरफ से लॉकडाउन पीरियड के दौरान बसों का टैक्स माफ करने की मांग की गई है। सरकार की तरफ से इस संबंध में कोई सुनवाई नहीं हुई है और इससे खफा बस संचालकों ने बसों के पहिए जाम करके रखे हैं। बस संचालकों की इस मांग का राज्य सड़क परिवहन कर्मचारी अधिकारी संघ ने भी समर्थन कर दिया है। राज्य सरकार और बस ऑपरेटर्स की इस लड़ाई में अब आम जनता परेशान हो रही है। मांग पूरी नहीं होने पर बस संचालक कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं सरकार
प्रेशर डालने में जुटी है। वहीं सत्ताधारी पार्टी बीजेपी का कहना है कि सरकार सार्वजनिक परिवहन को पटरी पर लाने का प्रयास कर रही है। कोटा करती की गाड़ियाँ चलाई जावे, परंतु जब तक हमारा टैक्स माफ नहीं होगा हम गाड़ी किसी हालत में नहीं चला सकते हैं। आधी सवारी चलाने की बात की जा रही है, उसमें प्रत्येक मोटर मालिक को न्यूनतम जो 4,000 रुपये रोज का घाटा होना है। तो ऐसी स्थिति में सरकार इस घाटे को पूर्ति कैसे करवाएगी मोटर मालिकों से, इस पे बैठ के मंथन करना चाहिए। ऐसे में सरकार को उचित पहल करना चाहिए और अतिशीघ्र वाहनों का संचालन करना चाहिए। हठधर्मिता बस ऑपरेटरों को भी छोड़ना चाहिए और सरकार को भी छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी डॉक्टर कृष्णा मोदी के माध्यम से अतिशीघ्र हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई जाएगी। को अपनी मांगों के बारे में सरकार के फोरम पर बात करनी चाहिए, उचित संवाद करना चाहिए। सरकार इसका क्या निर्णय और उपाय समाधान निकालती है, सरकार में बैठे लोग जिम्मेदार और संवेदनशीलता के साथ में विचार करेंगे। लेकिन सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्थाएं चालू हों। बालाघाट में भारतीय मजदूरों को काम पर नहीं रखने पर चीनी कंपनी चाइना कोल 3 के खिलाफ कार्रवाई की गई है। मॉल प्रबंधन ने नोटिस जारी कर दिया है और कंपनी का काम बंद करा दिया है। साथ ही ये भी कहा है कि जब तक वो भारतीय मजदूरों को नहीं रखेंगे तब तक कंपनी भारत में काम ही नहीं कर सकती। दरअसल मैंगनीज और इंडिया लिमिटेड की भरवेली खदान के अंडरग्राउंड में नई शाफ्ट निर्माण का काम चाइनीज कंपनी कर रही है। कंपनी ने 250 करोड़ रुपए में ठेका लिया है। लॉकडाउन से काम बंद था। बीते 10 दिन पहले काम शुरू हुआ और कोरोना की वजह बताते हुए 62 भारतीय मजदूरों को ही काम पर नहीं रखा गया, जिसको लेकर मजदूरों ने आवाज उठाई। अब मॉल प्रबंधन ने कंपनी में काम बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। हमारी कंपनी CC3 द्वारा जो है लॉकडाउन के चलते हुए एक हमको हमें पूरे के पूरे जितने भी 70 से 72 भारतीय मजदूर है सबको काम से निकाल दिया गया। जो चाइनीज लोग हैं वो बहुत समय से लगभग 1 साल से यहाँ पर है और वो लोग भी इसी कोशिश में है कि अपने घर वापस जाएं एक बार, और उनके इंटरनल मैनेजमेंट प्रॉब्लम के चलते वो लोग इंडियन वर्कर को नहीं ले पा रहे हैं। अभी जानकारी मिली है कि मायल प्रबंधन ने मेरे निर्देशों का पालन करते हुए चाइना कंपनी को नोटिस जारी किया है और हिंदुस्तान के हमारे मजदूर को लेने के लिए यदि वो नहीं लेते जब तक के वहां पर काम बंद करने के हमारे मायल प्रबंधन ने निर्देश दिया है। कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के सागर स्थित बंगले के पास रविवार देर रात हुई गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंत्री के गनमैन की रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की। हालांकि एक आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस ने आरोपियों के पास से कट्टा और कारतूस भी बरामद कर लिया है। इस मामले में मंत्री गोविंद राजपूत ने राजनीतिक साजिश की आशंका जताते हुए पूरी घटना से सीएम शिवराज को अवगत कराने की बात कही है। वहीं सागर एसपी का कहना है कि आरोपियों से पूछताछ चल रही है। आपको बता दें, घटना रविवार देर रात 1 बजे की है। मंत्री गोविंद राजपूत को दफ्तर से घर छोड़कर लौट रही गाड़ी पर 2 युवकों ने फायरिंग कर दी थी। आपको बता दें, राजपूत सिंधिया के समर्थन में मंत्री पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे और मंत्री बने। अब सुर्खी से उनके उपचुनाव लड़ने की खबरें भी आ रही है। 3 लोग थे, उन्होंने फायर की, 3 फायर किए और पुलिस जब आई तो पुलिस ने 2 लोगों को पकड़ा। इस प्रकार की घटना मंत्री के बंगले के सामने हो सकती है, मंत्री की गाड़ी हो सकती है, तो निश्चित ही बहुत बड़ी घटना है और मैं इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करूंगा। इसमें से 2 लोग, एक गौरव चौहान और एक विवेक ठाकुर, इनकी गिरफ्तारी की गई है और एक कट्टा, 5 जिंदा राउंड और 2 चले हुए खाली खोखे और एक बुलेनो कार ये बरामद हुई है। और एक अन्य आरोपी जो मूसा लिंकन जिसका नाम है वो अभी फरार है, जिसकी की तलाश अभी की जा रही है। मध्य प्रदेश के एक चाय विक्रेता की बेटी ने फ्लाइंग ऑफिसर बनकर पिता का मान बढ़ाया है। आंचल गंगवाल को हैदराबाद में पासिंग आउट परेड में राष्ट्रपति पट्टिका से सम्मानित किया गया। आंचल ने पासिंग आउट परेड में अपने ग्रुप को लीड करने वाली एकमात्र महिला का कमान भी संभाला। आंचल ने साल 2013 में उत्तराखंड में आई त्रासदी में वायुसेना के शौर्य को देखकर वायुसेना में जाने की प्रेरणा हासिल की। वायुसेना में जाने के लिए 2 सरकारी नौकरी छोड़ आंचल पहले मध्य प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर पद पर थी और बाद में लेबर इंस्पेक्टर के रूप में उन्होंने जॉब किया और इसी दौरान उनका सिलेक्शन वायुसेना के लिए हुआ। मध्य प्रदेश की नीमच की बेटी ने
न सिर्फ अपने परिवार का गौरव बढ़ाया है बल्कि प्रदेश का नाम भी ऊंचा किया है। चाय विक्रेता की बिटिया आंचल गंगवाल को वायुसेना में फ्लाइंग ऑफिसर पर कमीशन मिला है। उनके पिता आज भी नीमच में चाय की दुकान चलाते हैं। उधार लेके भी मेरे बच्चों को पढ़ाया, उनको पता नहीं चलने दिया पापा कहाँ से ला रहे पैसे, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी और उनका बराबर सपोर्ट करते रहे। वो अपनी उम्मीदों पे पूरा खरे उतरे, ये हमारे को सबसे बड़ी खुशी है। दमोह के कोटातला गांव में मानवता की मिसाल देखने को मिली, जहां एक हिंदू महिला 40 साल से मुस्लिम परिवार में रह रही है। दरअसल महाराष्ट्र की महिला पंचूबाई अपने परिवार से बिछड़कर कोटातला पहुंच गई थी, जहां एक मुस्लिम परिवार ने उन्हें अपने घर में सदस्य की तरह ही रखा। जहां गांव के लोग महिला को पंचू मौसी कहकर पुकारने लगे, वहीं करीब 40 साल बाद सोशल मीडिया पर महिला का वीडियो वायरल कर दिया गया है। वायरल वीडियो महिला के परिजन तक पहुंचा, जिसके बाद परिजन उन्हें लेने के लिए आए हैं। मुस्लिम परिवार ने बुजुर्ग महिला को गांव वालों के साथ नम आंखों से विदाई दी। मुस्लिम परिवार के सदस्य इसरार खान ने बताया कि जब से पंचू मौसी मिली थी तब से आज तक हम लोग इन्हें अपने घर का सदस्य ही मानते आए हैं। ऐसा मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मेरी दादी किसी पराए घर में रही, उन्होंने 43 साल अपने परिवार जैसा रखा। एक सबसे बड़ी बहुत बड़ी मिसाल है। इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ये हमारे पिताजी को 40 साल पहले यहीं पे पास के जंगल में मधुमक्खी के हमले के द्वारा घायल हुई थी और उनको लाया गया था। तो हमारे पिताजी ने रेख देख की और उन्हीं के संस्कारों से उनके गुजर जाने के बाद इस परंपरा को हम लोग ने बढ़ाया आगे। दुख तो है, काफ़ी गांव वालों को भी है, सभी लोग मना कर रहे हैं, पर उनके परिवार वालों को पता चल गया है तो वो भी चाहते हैं कि कुछ लोग हम लोग भी सेवा कर लें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।